बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी और आज की मीटिंग का आगाज़ करने से कबल मैं अल्ताफ कुरैशी साहब हमारे सीनियर साथी हैं, उनकी अहलिया की वफ़ात हो गई। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस मुल्क के लोगों के, शहरियों के, आम आदमियों के हकूक़ की जंग लड़ने वाला एक बड़ा नाम आईए रहमान साहब हमें नहीं रहे, ज़िया शाहिद साहब दुनिया में नहीं रहे। उन सब के ख़ानदानों से अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से ताज़ियत करते हुए आज हमारी मीटिंग के अंदर हमारे बहुत सारे साथी फिजिकली नहीं पहुंच सके क्योंकि पंजाब के बहुत सारे इलाके और लाहौर के कुछ एरियाज बंद हैं। और ये बंद इसलिए हैं कि इस हुकूमत वक्त की और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत की नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत जो है कि इस वक्त यूं तो मुल्क भर में सड़कें और चौक बंद हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुकी हुई है। कई जगहों पे कल रात से ये सूरत हाल है, कल शाम से। और हुकूमत वक्त की नाअहली का आलम यह है कि पहले इन्होंने एक जमात का मुतालबा मानते हुए उनसे समझौता किया, मुआहदा किया और फिर उस मुआहदे से उसको हैंडल करने का जो तरीकाकार इख्तियार किया वो काबिल मज़म्मत है। हमें एहतजाज का जो हक है उसके तो हम साथ हैं, लेकिन पीसफुल एहतजाज, वायलेंस के किसी सूरत में हम सपोर्टर नहीं हैं। लेकिन ये हुकूमत की शदीद नाअहली का सबूत है कि उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट की है कि इस वक्त मुल्क एक तातुल का शिकार हुआ है। आज हमारी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के अंदर इस वक्त मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर पीपल्स पार्टी का कंसर्न मुल्क की गिरती हुई इकोनॉमी, बहुत तेजी से खराब होते हुए हालात, लोगों की जिंदगियों में भरता हुआ जहर और PTIMF डील जो इन्होंने, इस हुकूमत ने पहले 2019 में की, उसके ही समरात अभी तक पाकिस्तान के अवाम एब्जॉर्ब नहीं कर सके थे, उसके ही झटके बर्दाश्त नहीं कर सके थे कि अब उन्होंने एक और समझौता किया है, एक और डील की है, एक और एग्रीमेंट किया है जिसके नतीजे में कोई 1000 अरब रुपए से जायद का बोझ, 1000 अरब से जायद का बोझ इस साल में अवाम पे डाला जाएगा। बिजली के नर्ख सुना है 5 रुपए से जायद पर यूनिट बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं और ये मुआहदा हुआ है। गैस के नर्ख डबल किए जा रहे हैं, ये मुआहदा हुआ है। और बदकिस्मती ये है कि जहां इस तरह के फैसले होने चाहिए, जहां अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं यानी पार्लिमान में, पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया गया। वो जो डील हुई है हम उसको डील इसलिए कह रहे हैं कि वो मुआहदा होता तो सबके सामने होता। वो जो डील हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम पे एक और बम गिरने वाला है। हम इस डील की मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं और ये बड़े दावे करते थे, बड़े नारे मारते थे कि हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया, हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया, हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गई। इन्होंने अपना ग्रोथ टारगेट 10% रखा था इस साल के लिए। अभी तक इन 8.5-9 महीनों के अंदर जो पिछला साल गुजरा है, इस हुकूमत का जो ग्रोथ रेट है वो 2% के करीब है। सो अगले 3-3.5 महीने में
اگر یہ 25 سے 30% گروتھ پہ جائیں تو بھی یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا تو اکانومی خراب صورتحال ہوگی، انڈسٹری کی صورتحال خراب ہوگی، زراعت کی صورتحال خراب ہوگی، بے روزگاری اور بڑھے گی، مہنگائی اور بڑھے گی۔ اور یہ جو نعرے لگا رہے تھے، صرف پچھلے مہینے میں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک مہینے کا ہے وہ $3 ارب کا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹائل میں بڑی بہتر پرفارمنس ہے، اس سال ہم $1 ارب سے زائد کی امپورٹ کریں گے ٹیکسٹائل کاٹن، تب جا کے ہم اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر پائیں گے۔ تو یہ کون سا کام ہے کہ کاٹن آپ امپورٹ کر رہے ہیں، چینی آپ امپورٹ کر رہے ہیں، گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں؟ پالیسی کون سی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ریلیف دے پائیں؟ لہذا ہم آپ کی اس اکانومی کی پالیسی کو اور اکانومی کو کسی کے حوالے کرنے کی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پہ مزید یہ کہ اسٹیٹ بینک جو پاکستان کا بینک ہے، جو ریاست کا بینک ہے، جو لوگوں کا بینک ہے، جو بینکوں کا بینک ہے، جس کے پاس نوٹ چھاپنے کی، جس کے پاس پوری پالیسی بنانے کی کا اختیار ہے، اس کو پارلیمانی، عدالتی اور پاکستان کے جو عوامی فورمز ہیں ان کے دسترس سے باہر نکالا جا رہا، اور وہ اب عالمی اداروں کے ایجنڈے پہ، یعنی صرف نفع نقصان کی بنیاد پہ فیصلے کرے گا، وہ سرمایہ داری نظام کی ضرورتوں کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اور حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ادارے، عالمی ادارے جب پریشر ڈالتے ہیں، لوکل اکانومی کا جب پریشر آتا ہے، تو عوام کی ضرورتوں اور ان دباؤ کو ایک کشن کے طور پہ حکومتیں ابزارب کرتی ہیں اور عوام کے حق میں فیصلے کرتی ہیں۔ ہمارے دور میں حفیظ شیخ صاحب بھی رہے، IMF ڈیل بھی ہوئی، لیکن ہم نے پاکستان کے عوام کی 150% تنخواہیں بڑھائیں، ہم نے 100% پینشنیں بڑھائیں، ہم نے بہترین انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، ہم نے اس ملک کے کسانوں کو ان کی فصلوں کی قیمتیں دیں، ہم نے پاکستان کے مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کیے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، روزگار دیے، جس کے نتیجے میں نہ صرف مارکیٹ میں بہتری آئی بلکہ گورنمنٹ کے ریونیو میں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اور آج کی حکومت نہ ریونیو پورا کر پا رہی ہے، نہ ٹارگٹ پورے کر پا رہی ہے، اور یہ پاکستان بدلنے چلے ہیں۔ اسی طرح اور ہم ان کے اس آرڈیننس کو اور یہ پاکستان کی جو مالی خود مختاری ہے اس کے اوپر سمجھوتا ہے کہ اب پاکستان کا جو بینک ہے، جو پاکستان کے عوام کا بینک ہے، جو سرکار کا بینک ہے، جو پاکستان کی پوری معیشت کو چلاتا ہے، وہ اب کسی اور کے حوالے ہوگا اور وہ IMF اور ورلڈ بینک کی ڈکٹیشن پہ چلے گا۔ یہ نظریہ ہمیں قبول نہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور کل بھی چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم جو ہی یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس کو ہر فورم پہ رجسٹ کریں گے اور یہ بھی جائزہ لیں گے کہ اگر ہمیں عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کرنا پڑا تو ضرور کریں گے۔ اسی طرح کشمیر کے اوپر اس حکومت کی انتہائی گم کی پالیسی، انتہائی کنفیوزڈ اور کنفلکٹنگ پالیسی، وہ کشمیر کاز کو اور کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ شاہ رگ کا رشتہ ہے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہماری ایک تاریخی کمٹمنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کا کشمیر ایشو کے اور کشمیریوں کے ساتھ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، اور ہمارے وزیر اعظم جب مودی کی پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی تو ان کے مینیفیسٹو میں تھا کہ وہ حکومت میں آ کے کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کو ہندوستان کے ساتھ انیکس کر لیں گے۔ اور ہمارا وزیر اعظم پاکستان سلیکٹڈ، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے مودی صاحب جیت جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شاید ان کی نظر میں یہی حل تھا، یہی ہماری بدقسمتی ہے۔ اور پھر جب عوام کے نمائندوں نے پوچھا تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر یہ کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ گھر جاؤ۔ اور اب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نے بھی سنا ہے کہ انہوں نے علی گیلانی صاحب کو ہندوستان کا کوئی نمائندہ یا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ وہ شخص جس کی ساری عمر 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، جن کی ساری عمر جدوجہد آزادی کشمیر میں گزری ہے،
हिंदुस्तान वाले उनको पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं और ये सरकार उनको क्या खिताब दे रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम हर फोरम पे कश्मीरी अवाम के, कश्मीरी जद्दोजहद के साथ हैं और हम पीपल्स पार्टी हर फोरम पे इस मामले को अपने तौर पे भी हमारी जो कमेटी है वो उठाती रहेगी। तीसरी गुजारिश, आज हमारी पंजाब एग्जीक्यूटिव में जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है। इस वक्त कुछ चीजें बड़ी हीटेड हुई हैं। हमने पीडीएम बनाया था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके पीडीएम का फोरम तश्कील दिया था और उसका एक मुआहदा लिखा था। मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं उसमें, हमने बाकायदा लिख के उसका एक चार्टर लिखा था। जो चार्टर 26 पॉइंट्स की सूरत में, ये 26 पॉइंट्स है, इस सूरत में वो मुआहदा लिखा गया, वो चार्टर लिखा गया, उस पर सारी जमातों ने दस्तखत किए हैं। इसलिए कि और इसमें यह भी तय हुआ था कि हम इत्तेफाक राय से फैसले करेंगे, क्योंकि इसमें मजहबी जमातें भी हैं, इलाकाई जमातें भी हैं। कोई जमात, हमारा कई जमातों से कई चीज़ों से इख्तलाफ है, उनका हमारी कई चीज़ों से इख्तलाफ है। लिहाजा वो चीज़ें जिन पे सबका इत्तेफाक था वो लिखी गई और यही हमारा वे फॉरवर्ड था। उसके साथ एक एक्शन प्लान दिया गया कि हम ये तय किस तरह करेंगे ये सफर। पीपल्स पार्टी इन दोनों मुआहदों के एक एक लफ्ज के साथ खड़ी है, एक एक कमिटमेंट के साथ खड़ी है। इसमें लिखा गया था कि हम मुल्क की तहरीक चलाएंगे, हम जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे, हम मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। वकला, ताजरों, किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को उनकी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ते करके उनको इस तहरीक में शामिल करेंगे। और ये भी लिखा गया, मैं वो तहरीर पढ़ रहा हूं, इसमें यह भी लिखा गया कि सेलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमान के अंदर और बाहर जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। ये वो मुआहदा था जो लिखा गया, एक्शन प्लान तय किया गया। मैं आज कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं और भारी दिल के साथ रख रहा हूं कि हम इसके एक एक लफ्ज का पहरा दे रहे हैं। हमने बार बार मीटिंग्स के अंदर ये मामला उठाया कि कमेटियां बना के सिविल सोसाइटी के साथ, ताजरों के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, उनकी तंजीमों के साथ, वो सारे एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते किए जाएं। कोई एक राब्ता, कोई एक कमेटी नहीं तश्कील दी गई। हमने एहतजाज नहीं किया, हमने कोई सवाल नहीं पूछे, हम गुजारिश करते रहे कि जनाब ये करना चाहिए, ये हमारा तयशुदा पॉइंट है। फिर हमने कहा कि आप हमें कहते थे कि बाय इलेक्शंस का बायकाट कर दो, आप हमें कहते थे कि सेनेट का बायकाट, उससे पहले इस्तीफे दे दो। हमने आपको ये सूरत हाल वाजे की, टेक्निकल सूरत हाल वाजे की, और आपने इन प्रिंसिपल, हमारी जिद नहीं मानी थी कोई, इन प्रिंसिपल सारी जमातों ने एग्री किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है। और फिर तारीख ने और वक्त ने साबित किया और कौम ने देखा कि पीपल्स पार्टी के उस स्टैंड की बदौलत बाय इलेक्शंस में और सेनेट के इंतखाब में इस हुकूमत को वो झटके लगे कि अब आए दिन इनकी कश्ती डोल रही है और रोज बरोज इनके अंदर से जो इनके कंट्राडिक्शंस है वो फट रही हैं। कभी एक ग्रुप सामने आ जाता है, कभी सिंध की जमात जो है वो अपनी मरकजी पार्टी पे इल्जाम लगाती है कि 35 करोड़ लेके टिकट दिया गया, कभी 70 करोड़ का इल्जाम बलोचिस्तान वाले लगाते हैं, कभी तरीन साहब अपना ग्रुप जाहिर करते हैं, कभी पंजाब के अंदर से चीजें आवाजें उठती हैं। हमें कहा गया कि अदम एतमाद कैसे लाएं, हमारे पास तो नंबर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहा गया, एहसन इकबाल साहब ने कहा कई दफा, तो हमने उन्हें कहा हजूर कोशिश करें तो रास्ते पैदा होते हैं, लोग बहुत तंग हैं इस हुकूमत के रवैयों से।
अब बात वाज़ेह हो गई, हमने 172 वोट साबित किए हैं। 169 वोट गिलानी साहब ने लिए बतौर सेनेटर और 3 वोट उनके ज़ाया हुए। 172 वोटों से या वजीर आज़म बनता है या वजीर आज़म फारग होता है। हमने फिर भी कहा, और हम समझते हैं कि उस सारे अमल में सारी जमातों की कोशिश शामिल थी। हमारी उस तहरीक पे सब जमातों ने हमारा साथ दिया और पीपल्स पार्टी का ये जो तजर्बा था माजी का, उस पे पीडीएम विंडिकेट हुई। हम सुरखरू हुए। और जब गिलानी साहब का इलेक्शन हमसे चोरी किया गया, डाका मारा गया, तो हमने कहा कि ये 13 तारीख को इलेक्शन हुआ, 14, 15, 16 3 दिन उन्होंने सेनेट का और कौमी असम्बली का ऐवान बंद रखा। हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे अपील करने के लिए। हम अपील में जाना चाह रहे थे। 17 या 18 को अपील फाइल हुई। हमारा तवक्को ये थी कि हमारी साथी सारे दोस्त जो हैं ये अपील में हमारा साथ देंगे। अचानक पीडीएम की सरबराही मीटिंग रख ली गई। हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन ऐसे ही होता रहा। हमने कहा जी ठीक है। और उस मीटिंग में जाने से पहले जो बातें मीडिया के अंदर मीटिंगों में बैठ के करने वाली थी, वो वहां पे कहा गया जी कि अगर इस्तीफे नहीं देने, हमें इसके एंड पे इस्तीफे देने चाहिए, अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का फायदा क्या है। ये बात हमें मीडिया के जरिए क्यों कही गई, इसकी क्या जरूरत थी। जब मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के बातें होती। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह ये लिखा गया है, जो लिखा हुआ मायदा है, इससे इन्हिराफ हम नहीं कर रहे। बाकी जमातें और मुल्क सारा अवाम सोचे कि हमें जो इल्जाम दे रहे हैं हम इस मुआहदे के साथ हैं, इसके एक एक लफ्ज के साथ हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये चीजें इन्हिराफ करके इनको छोड़ के आगे बढ़े और फाइनली आप इस्तीफे दे दें। हम कह रहे हैं कि ये वो वक्त है और उस वक्त हमें जरूरत थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर राजा परवेज अशरफ साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। 2 पौधों का फैसला हुआ था। पहली मीटिंग में जो 8 तारीख को हुई थी हेड्स की, उसमें चेयरमैन सेनेट का फैसला हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं सारी जमातों का कि सब जमातों ने हम पे एतमाद किया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले फेज में, जब सेनेट का मेंबर बनने का फेज था, तो कौमी असम्बली में हमारी सारी अपोजिशन के पास भी इतने वोट नहीं थे कि वो सीट को जीती हुई थी जो हमें दी गई। यकीनन हमें मुस्लिम लीग के, जेयूआई के, अपने इन दोस्तों के, इन साथियों के वोटों के साथ ही हम जीत पाए। लेकिन इसके अलावा भी हमने दोस्तों से वोट लिए और हमने अपने सीनियर मोस्ट बंदे को इस हारी हुई गेम में डाला और जिसने पूरा नक्शा बदला। फिर चेयरमैन सेनेट का वक्त आया, वहां डाका पड़ गया, तो जरूरत थी कि हम सारे इकट्ठे होते। लीडर ऑफ द अपोजिशन पे जब तनाजा बना, हमने बार बार रिक्वेस्ट की मियां साहब से भी राब्ता करने की। कहते क्या कहा जाता है, मियां साहब से पूछ लेते। यहां कहा गया और हमने गुजारिश की कि जब तक गिलानी साहब के केस का फैसला नहीं हो जाता, ये चंद हफ्तों महीनों की बात है, 2-4 महीने की, उतने अरसे के लिए अगर गिलानी साहब सीनियर मोस्ट बंदे हैं, इस वक्त जो माहौल बना है उनके इलेक्शन की वजह से बना है, तो आप तो सारे वैसे ही इस्तीफे देना चाहते थे। तो अगर इस हुकूमत को टफ टाइम आया है तो गिलानी साहब अगर लीड करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन उस पर भी नहीं माना गया। और अब हम पे इल्जाम यह है कि हमने कोई बड़ा गुनाह कर लिया, पाप कर लिया, बड़ा गुनाह कर लिया हमने, कि जी हमने हुकूमत से वोट ले लिए। कौन से वोट लिए हैं हमने हुकूमत से? मुस्लिम लीग के पास अपने और बाकी जमातों के मिला के 26 वोट हैं। हमारे पास अपने उनके 17 वोट हैं, हमारे अपने 21 वोट हैं। 2 वोट एएनपी के हैं, 23। 1 वोट जमात इस्लामी का है, वो हुकूमत का नहीं है। और मेहरबानी करें, हमें तो गालियां दे ही रहे हैं, जमात इस्लामी को गाली मत दें। जमात इस्लामी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है, ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है, उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन वो हुकूमत के शदीद मुखालिफ है। 1 वोट उनका है, 24। 2 वोट हमने फाटा के जो आजाद मेंबरान हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, उनसे हमने लिए 26 वोट। ये 26 वो वोट हैं जिनके साथ सबसे बड़ी जमात, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे 21 वोटों के साथ, यही असूल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, जानते हैं इन सारे कवानीन को, ये ट्रेडिशंस हैं उन ऐवानों की।
ان کے ساتھ 21 ووٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ یہ ہمارا استحقاق تھا. ہم ان 4 ووٹوں کی بنیاد پہ نہیں ہیں اپوزیشن. اور دلاور صاحب جو سینیٹر دلاور صاحب ہیں وہ مسلم لیگ کے ممبر ہیں, وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ لڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو باپ کا کہہ دیجئے, آپ ان کو نکال دیجئے اپنی جماعت سے. وہ 27واں ووٹ تھا. ان کے ساتھ کچھ ممبر آئے جنہوں نے کہا ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے کہ ہم کوئی ان کے ووٹوں کی وجہ سے ہم جیتے ہیں, ان کے ووٹوں کی بدولت ہم اس عہدے پہ آئے ہیں, یہ بالکل خلاف حقیقت ہے. ہم گزارش کریں گے کہ حقائق کو اس طرح مسخ نہ کریں. اور پھر ایک بڑا ہی نامناسب کام کیا پی ڈی ایم کے عہدیداران کی طرف سے. ہم نے کسی جماعت کو نہیں کہا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے فورم پہ کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے بڑے اتحاد رہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ان اتحادوں کا حصہ رہے ہیں, وہ بڑا خوبی سے جانتے ہیں. اتحادوں میں کبھی کسی کو شوکاز نہیں ہوتے. ہمیں شوکاز دے دیا گیا کہ ہم نے جی وہ کوئی بیسک پرنسپل توڑا ہے. یعنی جو سیٹلڈ قانون ہے, جو سیٹلڈ لا ہے, جس پہ سب اتفاق رائے ہے, اس کے پوائنٹ آپ چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہوں اور الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے اتفاق رائے توڑا ہے. کون سا اتفاق رائے توڑا ہم نے؟ کون سا تحریری معاہدہ ہم نے اسے انحراف کیا؟ ہمیں بڑا حد ادب میں رہتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا احترام کرتے ہیں, باقی جماعتوں کا بھی عزت احترام کرتے ہیں, ہمیں مسلم لیگ کا بھی احترام ہے. وہ تلخ باتیں ہی کرتے رہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم کسی معاملے میں کسی لفظ سے انحراف نہیں کر رہے. ہم نے کوئی ایسے ووٹ لے کے ان کی بدولت ہم لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنے. لیکن اگر کوئی بندہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا, آج کوئی جماعت گورنمنٹ کو چھوڑ کے اگر آ جاتی ہے اپوزیشن میں اور وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, مینگل صاحب, اختر مینگل صاحب, بڑا احترام ہے مجھے ان کا, ہم ساری جماعت سارا ملک ان کا احترام کرتے ہیں. وہ حکومتی اتحاد میں شامل ہوئے, کچھ عرصہ چلے, انہوں نے دیکھا کہ حکومت ان کے ساتھ فیئر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں. تو کیا ہم انہیں کہتے کہ نہیں جناب آپ تو کیونکہ حکومت کے ساتھ تھے اس لیے ہم آپ کو ساتھ نہیں لے کے چل سکتے؟ کیا یہ کہا جا سکتا تھا؟ آج وہ ہمارا حصہ ہیں اور وہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے پیچھے نہیں ہے, وہ آگے لگ کے کھڑے ہیں, وہ ہم سے آگے بڑھ کے فیصلے کر رہے ہیں. سو ہمیں ان کا احترام ہے. اگر کوئی ممبر آ کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتا ہے پھر کہا تو اس کا حق ہے, اس کو انکار تو نہیں کیا. اور اس کی بدولت, اس کی وجہ سے ہم لیڈر آف دا اپوزیشن منتخب نہیں ہوئے. ہاں پھر یہ ہے کہ جی احسن اقبال صاحب نے ہمیں نہیں سوری شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ ہم نے شوکاز جاری کر دیا ہے, پیپلز پارٹی جواب دے, پیپلز پارٹی کو جواب دینا ہوگا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنا ریویو جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے, جو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے, میں اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں. لیکن شاہد خاقان صاحب نے باقاعدہ پریس میں کہا شوکاز کیا ہوتا ہے, خط ہوتا ہے نا. ہمیں کہا گیا شوکاز لفظ بھی انہوں نے کہا, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم شوکاز دے رہے ہیں. جب اس پہ ریئیکشن آیا تو انہوں نے کہا ہم نے وضاحت مانگی ہے. پھر کہا گیا اور آج بھی کہا, مولانا مجھے آپ سے بڑا ادب کا رشتہ ہے, میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آپ کے پی ڈی ایم کے جو شاہد خاقان صاحب کا خط ہے اس کی وضاحت کے لیے ہم پی ڈی ایم میں آ جاتے, سربراہی میٹنگ کر لیتے. اس پہ ریئیکشن اس طرح نہیں آنا چاہیے. آپ نے ہم سے وضاحت مانگی ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے وضاحت کرنی چاہیے. تو آپ تو جانتے ہیں کہ میٹنگیں اسی کام کے لیے ہیں, اور میٹنگوں کے اندر تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں, آسان باتیں بھی ہو جاتی ہیں. جو بھی بات ہو وہ میٹنگوں کے اندر بیٹھ کے طے کی جا سکتی ہے. اگر ہمیں خط میڈیا کے ذریعے ملے, اگر شوکاز میڈیا کے ذریعے ہو, تو پھر جواب کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم میڈیا میں آئے. ہم کبھی نہیں چاہتے تھے, اور میں آج ساری قوم کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں, ان پورے پچھلے دنوں میں جتنی باتیں تلخ ہوئی ہیں وہ دونوں طرف سے ہوئی ہیں, ادھر سے بھی ہوئی ہیں, ہماری طرف سے بھی ہوئی ہیں, ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے وہ شروع نہیں کی ہیں. ہم نے جواب ضرور دیے ہیں اور جوابوں میں تلخ باتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس سے بہت تلخ باتیں ہمارے بارے میں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں. اور آج بھی وہی لہجے اور جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں.
मौलाना हमसे तो वजाहत तलब कर रहे हैं आप, अब तो बहुत सारे इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं। आपने तो MRD भी देखी है, ARD भी देखी है, आपने तो GDA भी देखा है, आपने तो सारे इस मुल्क की तहरीकों का हिस्सा रहे हैं। ARD में हम जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चला रहे थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब उस तहरीक का सरबराह थे, मुस्लिम लीग भी उसका हिस्सा थी, हम भी उसका हिस्सा थे, आप भी उसका हिस्सा थे। और एक समझौता हुआ, अच्छा ARD में चले, उनको पता तो है, तो एक समझौता हुआ। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब हमेशा वैसे कहा करते थे, और मियां साहब मुल्क से बाहर चले गए। ARD यहां देखती रह गई, किसी से पूछा नहीं गया, किसी को बताया नहीं गया, कोई शोकाज नहीं हुआ था, किसी ने वजाहत तलब नहीं की थी। जुबैर साहब जाके आर्मी चीफ से 2 मीटिंगें करते हैं और उसकी वजाहत ISPR को करनी पड़ती है। हुजूर, हमने नहीं पूछा कि वो क्यों मिले थे, हमने नहीं पूछा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन में अनकंडीशनल वोट देके उसके बाद क्या हुआ कि अचानक तोपें चल गईं। हमने नहीं पूछा, हमने कोई वजाहत नहीं मांगी किसी से। हम सबका एहतराम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, और हमने कोई हार्ड लाइन नहीं ली। ANP का जो मौक़िफ़ है, हम उस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है उनका हक है। जमातें अफराद नहीं होते मौलाना, हम कोई जमात नहीं है, PDM कोई जमात नहीं है। मुझे बहुत एहतराम है आपका। आज आपने एक इंतहाई नामुनासिब बात कही है, आपको ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। इसके जवाब में बहुत सख्त बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन मुझे आपका एहतराम माने हो रहा है। ये कहना कि बाप को बाप नहीं बनाना चाहिए, ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आप लफ्ज़ों के माने भी जानते हैं, आप बात करने का हुनर भी जानते हैं, और आप लफ्ज़ों की काट भी जानते हैं। मैं तवक्को कर रहा हूं कि आप अपने इन अल्फाज को वापस लेंगे। ये अल्फाज आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। और कोई बात करता तो और बात थी। आप इसके सरबराह हैं और आपकी इज्जत और एहतराम है, इसलिए मैं सिर्फ इतना गुजारिश कर रहा हूं कि आप इन अल्फाज को वापस ले लें। हाँ, आपका हक है, आप हम पे जो भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन आपने फरमाया है कि हमें MRD PDM की सरबराही मीटिंग कॉल कर लेनी चाहिए थी। मौलाना, हम तो उस मीटिंग को में आ रहे थे, हम तो CEC की अपनी मीटिंग करके आपसे टाइम लेके गए हुए थे, आपने हमें वक्त दिया हुआ था। उसके बाद हमने आपके पास आना था, उससे पहले ही हमें मीडिया के जरिए चार्जशीट दे दी गई, उससे पहले ही सारी तोपें चला दी गई। फिर भी हमने गुजारिश की है कि हम ANP के साथ हैं, और जो बिलावल साहब ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला आपके सामने रखा है कि PDM के वो ओहदेदार जिन्होंने खत लिखा है, वो ANP से और पीपल्स पार्टी की क़यादत से जिनकी उन्होंने तौहीन की है, तज़यीक़ की है, और कोई रवायत नहीं है इसकी, वो उनसे माजरत करें। और हमें बराबरी की बुनियाद पे, सबकी छोटी बड़ी कोई जमात नहीं होती मौलाना, हम सब बराबर हैं। और हम तो वैसे भी इस मुल्क की बड़ी जमात हैं, लेकिन हम सब जमातों का एहतराम करते हैं। ये कहना कि कोई बंदे अगर चले भी जाएं तो जमातें रहती हैं, ये कोई जमात नहीं है। और पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बड़ी जमात है, जमात में से एक फर्द भी जाए तो नुकसान हुआ करता है। हम आज भी, हमारे क़यादत ने कहा है कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अपनी तारीखी जिम्मेदारी इंडिविजुअली भी अदा करती रही है, मार्शल लॉ में भी अदा करती रही है, मुशर्रफ के दौर में भी अदा करती रही है, ज़ियाउल हक के दौर में भी अदा करती रही है, अयूब खान के दौर में भी अदा करती रही है, याह्या खान के दौर में भी अदा करती रही है, और आज के दौर में भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। हम सबके साथ चलना चाहते हैं हर फोरम पे, जहां जहां, लेकिन उसके लिए जो एक सबका बाहमी एहतराम है उसको मलूज़ खातर रखना होगा। पीपल्स पार्टी या ANP अपने उस इशू पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। आप इस जो सरबराह हैं इस इत्तेहाद के, जो बेसिकली वो इत्तेहाद भी नहीं है, वो कोई अलायंस भी उस तरह नहीं है, ये एक मूवमेंट है कि हम इस मुल्क के अंदर, और एक स्टेट चार्टर है। और मैं फिर आखिर में दोहराते हुए इस बात को
کہ اس چارٹر کے ایک ایک لفظ کے ہم ساتھ ہیں. یہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس میں کون کون سے پوائنٹ ہیں جن کے اوپر عمل نہیں ہوا، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اور آخر میں ملک میں کرونا کی وبا پھر دوبارہ بڑی تیزی سے پھیلی ہے اور اس نے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. پنجاب میں اس کی ویو بہت خوفناک ہے اور ہماری حکومت ایسی بے حس حکومت ہے، شاید دنیا کی واحد حکومت ہے جس نے یہ جو اس کی ویکسین ہے یہ پرچیز کرنے کی بات نہیں کی. یہ دنیا سے مدد طلب کر رہے ہیں اور یہ ویکسین لے کے لوگوں کو نہیں لگا رہے. اور اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں جو امپورٹ ہو رہی ہے، جو خبریں دی جا رہی ہیں، اور آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایک فیصلہ ہوا ہے، ایک اپیل دائر ہوئی ہے، یہ ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی عالمی منڈی میں قیمت جو روسی ویکسین ہے اس کی 2 شاٹس کی قیمت $10 ہے. جو پاکستان کے اندر ویکسین آئی ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں لگائی گئی ہے کہتے ہیں وہ $45 کی شو ہوئی ہے. اور اس کے اوپر جو بھی دوائی باہر سے آتی ہے اس کی مارکیٹنگ کے لیے، اس کی جو پبلسٹی کے لیے، اس کی پریزرویشن کے لیے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے 40% کا کشن اور پروفٹ کے لیے دیا جاتا ہے. وہ 40% کا کشن اس کے اوپر ڈال کے وہ 12,000 سے بھی اوپر اس ملک میں بیچی جا رہی ہے، جو ایک واضح ڈاکہ ہے. اور اس ملک کے وزیر جو وزیر صحت ہیں وہ خود وزیر اعظم صاحب ہیں. وزیر اعظم صاحب، آپ قوم کو بتائیے کہ کس بنیاد پہ یہ $10 کی چیز، جو آپ کا سفارت خانہ وہاں بیٹھا ہے، آپ کا پورا وزارتی نظام یہاں بیٹھا ہے، یہ بھی ایک الزام ہے کہ یہ دوائی روس سے ڈائریکٹلی نہیں منگوائی گئی، تھرڈ پارٹی انگیجمنٹ کر کے کسی اور رستے سے منگوا کے اس کی ریٹ بڑھائے گئے ہیں. $45 میں یہ $35 ایک بندے سے فالتو کس بنیاد پہ لیے جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی پاکستان کے اس کے اوپر پڑنے والے ڈاکے پہ نوٹس لینا چاہیے. یہ جو باتیں میڈیا میں آئی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو، نیب کو، باقی اداروں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح یہ مینیپولیشن سے عدالت کا سہارا لیا گیا ہے. اور وہاں سے کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ آیا جس سے یہ قیمت تعین کی گئی ہے. اس معاملے کی شفاف انکوائری کر کے قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے دن دہاڑے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کے لیے. حسن سر ایک سیکنڈ جی. حسن صاحب، یہ میں قاہرہ صاحب کی گل تھوڑا جہا اگے بتانا. اج وزیر صحت پنجاب کی طرفوں جڑا بیان آیا ہے کہ اسی ان کی پرچیز منع کر دیتی ہے کیونکہ یہ انسانی جاناں لئی خطرناک ہے. اس کووڈ دے وقت جدوں لوگ خوف دا شکار نے، جدوں ایک خوف تاری ہے پوری قوم دے اتنے، اور وہ ایک وزیر صحت جیڑی ہے سب تو بڑے صوبے دی، وہ فرما رہی ہے کہ انسانی جاناں لئی خطرناک سی، اس لیے اسی اس ویکسین نو روک دیتا ہے، جیڑا کہ انتہائی تشویشناک ہے. حکومت نو اندے تے اپنی پوزیشن جیڑی ہے وہ کلیئر کرنی چاہیے. لوگ جڑے نے رورل ایریاز تے پہلے ہی اس دے بڑا خلاف سن کہ ویکسین نہیں ہونی چاہیے، اور ہن شہراں دے اندر بھی یہ اضطراب اور پریشانی اور ڈر اور خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ویکسین لواواں گے تو ساری انسانی جاناں لئی خطرناک ہے. یہ بڑی اسی ان کی مذمت بھی کرنے ہیں اس بیان دی، اور انہوں کو چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی اپنی پالیسی واضح کرے. حسن صاحب بتاتے جاتے ہیں جس کو کہیں. جی عباس صاحب. نہیں، ہم کسی کو نکالنا نہیں چاہتے، کسی کو نکالنے کا اختیار ہے نہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے، نہ ہم کسی کا یہ حق مانتے ہیں کہ وہ نکالنے کا استحقاق رکھتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پی ڈی ایم کے بنیادی چارٹر کا یہ حصہ تھا، یہ فیصلہ تھا. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اتفاق رائے سے فیصلے ہوں گے. اس کی جو مولانا نے بھی فرمایا ہے کہ اس کا ایک چارٹر بھی ہے اور اس کی ایک تنظیم بھی ہے. اور جس وقت مولانا خود علیل تھے اور وہ میٹنگ نہیں کر سکتے تھے، اس وقت ان کے بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ راجہ پرویز اشرف صاحب تھے. ہماری جماعتوں کو بلائے بغیر، ہمیں سنے بغیر 4-5 جماعتیں بیٹھ کے اگر فیصلہ کریں
वो भी रेलेवेंट लोग ना उसमें मेजॉरिटी हों और वो हमें शोकाज दे दें, तो ये मुनासिब बात नहीं है। हम नहीं कह रहे कि हम सबसे बड़ी जमात है, नहीं, मैंने कहा हम अपोजिशन की एक बड़ी जमात है। हमने कहा कि हम सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट, नहीं सर, नहीं, मुस्लिम लीग यकीनन उनकी नंबर हमसे बड़ा है, कोई शक नहीं है इसमें। देखिए मैं कब कह रहा हूं कि वो बड़ी जमात नहीं है? आप नहीं, एक मिनट, मैंने ये बात नहीं कही। मैंने जो कहा है वो ये है कि हम सेनेट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारे 21 वोट्स हैं। मैंने अपने हकायक के मुताबिक बात की है, अगर आप उसमें मैं कहने में शायद कोई गलती कर गया हूं जी। ये जी पहली बात तो ये है कि हमने रिजाइन कर दिया है, हमें वो ग्रुप में है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। लेकिन जिन साहब ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है, मैं यकीन से तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता यूं है कि मुस्लिम लीग लंदन को बहुत जल्दी है हमें पीडीएम से निकालने के लिए, और मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है वो शायद ऐसा नहीं चाहती। नाले सहेलियां जो नाराज हो ब्लॉक कर देंदियां ने। जी 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 जी, एक ये तो फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। मैंने पहले भी गुजारिश किया है कि हमने किसी आर्गूमेंट को इनिशिएट नहीं किया। यकीनन इन दिनों तलखी बड़ी है जो बहुत अफसोसनाक है, जिसका बराह रास्त नुकसान अपोजिशन को और फ़ायदा हुकूमत वक्त को है। लेकिन ये फैसला अवाम को करना है कि हमें लॉन्ग मार्च भी मुअत्तल करना पड़ा, और आज अपोजिशन जिस तातुल का शिकार है, आखिर क्यों इस तरह का फैसला करके, पता था ये खत लिखते हुए कि पीपल्स पार्टी, मुझे यकीन है कि इन्हें पता था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी क्या रिएक्ट करेंगी, तो ये क्यों ऐसा कोशिश की? देखिए हमने नहीं, देखिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम जमातों को जिम्मेदार अभी नहीं ठहरा, हम ये नहीं कह रहे कुछ। हमने उन ओहदेदारों को जो पीडीएम के ओहदेदार हैं उनका जिक्र किया है। हम ये कह रहे हैं कि सारी जमातें काबिल एहतराम हैं, हम सारी जमातों के साथ चलना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, मुल्क के ऊपर एक बहुत खौफनाक सूरत हाल मुसल्लत हो रही है, आने वाले दिनों में और ख़तरात बढ़ रहे हैं। इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए और हम मिल के ज़्यादा बेहतर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कुछ साथियों का ये रवैया है कि वो अपनी राय मुसल्लत करें, वो ये समझे कि जिस तरह हम सोचते हैं इसी तरह बाकी जमातें सोचें, तो वो सियासी और जमहूरी हैं, तो फिर ये काम ये मुनासिब नहीं है। जी नहीं, मैंने बिल्कुल उनका एमक्यूएम के साथ कोई मुवाजना नहीं किया, न मेरा कोई उस तरफ शायबा भी था। अगर मेरे कहने से आपको कोई ऐसा अंदाज़ा हुआ है तो इसकी तस्हीह कर लीजिए। मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये बिल्कुल कहने का मकसद कतन नहीं था कि वो एमक्यूएम की तरह है। नहीं, मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ हो सकता है, मेरी जमात उनका एहतराम करती है, वो अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, लेकिन हमें बाहमी एहतराम के रिश्ते बहरहाल लेके चलने चाहिए। कुछ बातें ज़रा शुगल मेले में तंजन हो जाती हैं। भट्टी साहब, नज़ीर भट्टी ना तोड़ देते ऐसे ले दोनों हुकूमत खत्म हो जाएंगी। किन के? नहीं, हमारे कोई राब्ते नहीं है जी। और जहांगीर तरीन साहब लर्ज रहे हैं या नहीं लर्ज रहे हैं, इस हुकूमत के अंदर पूरा लर्जा तारी है।
अगर हमारे साथी हमारा साथ देते तो जिस तरह हमने कौमी असम्बली में और सेनेट में उनको चारों शाने चित किया था, अभी तक हम उनको पंजाब से भी फारग कर चुके होते और अब फेडरल गवर्नमेंट जो है, मेरा ख्याल है पंजाब से फारग होने के बाद खान साहब खुद ही मुस्ताफी होने का फैसला कर चुके होते अगर हमारा साथ देते थे। नज़ीर भट्टी साहब, गिलगित बल्तिस्तान में लिया अपोजिशन लीडर का वजात कर दिया किदा राइट होना। देखिए, गुजारिश ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कोई अपना फैसला नहीं किया, ये गिलानी साहब का ज़ाती फैसला नहीं है। उनको सेनेट का उम्मीदवार बनाना पार्टी का फैसला था। वो एक मुश्किल सूरत हाल में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल के चले, उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है। वो चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं थे, पार्टी ने उनको जिम्मेदार बनाया था और ये फैसला भी पार्टी का है। सो ये गिलानी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गिलानी साहब अगर उनके साथ सारे दोस्त चलते तो अपोजिशन ज़्यादा बेहतर तरीके से ये मामला चला सकती थी। और हम अब तक पंजाब हुकूमत को, आप ये बताइए ना, उसके बाद जब से ये हमारा आपस में टकराव हो गया है, उसके बाद से जो सूरत हाल इवाल्व हुई है, क्या सारी मुल्क इसको देख नहीं रहा? अच्छा, एक मिनट शाह जी, मुस्लिम लीग पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर उनका है। कौमी असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर उनका है। केपीके के अंदर मौलाना बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर उनका है। बलूचिस्तान में मौलाना की बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर उनका है। सिंध के अंदर पीटीआई बड़ी पार्टी है, हालांकि एमक्यूएम और जीडीए मिलाकर उनसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन उनका है। उसूल ये है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, ये पार्लिमानी रवायत भी है, उसूल भी है, अपोजिशन लीडर उनका होगा। तो इस एतबार से जब पिछली बार राजा जफरुल्लाह थे तो नून लीग की अक्सरियत थी, तो उनका था। इस वक्त हमारी अक्सरियत है तो हमारा होगा। ये एक पार्लिमानी उसूल है और रिवायत है, हम नहीं उसको तोड़ रहे, वो तोड़ रहे हैं उसको। और फिर भी हमने कहा था कि 2-2.5 महीने के कुछ अरसे के लिए अदालती फैसले तक बर्दाश्त कर लें। देखिए, गुजारिश ये है कि ये फैसला पाकिस्तान के अवाम करें। मैं आज भी आपको नेक नीति से कह रहा हूँ, मेरी क़यादत आज भी, तमाम क़यादत का, मरियम बीबी का भी ज़ाती तौर पे बहुत एहतराम करते हैं, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, हम सब करते हैं। ख़वातीन का एहतराम वैसे ही पीपल्स पार्टी जो है हम अपना फ़र्ज समझते हैं और एक सियासी जमात के तौर पर भी हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हम उसी एहतराम की खुद तवक्को भी करते हैं कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट के कायल हैं और हमने तलखियाँ ख़त्म करनी हैं। ये याद रखिए, हम इकट्ठे थे, हम अलग हुए, इकट्ठे हुए। इस वक्त पाकिस्तान का तकाजा ये है, ज़रूरत यह है कि अपोजिशन एक मुश्तरका जद्दोजहद करे, लेकिन उसके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मैंने बार बार कहा है, उसके बगैर आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल होता जाता है। यार अब कितने बात करोगे? नहीं, मरियम बीबी सियासी कारकुन हैं, वो पीडीएम के जलसे में हमारी दावत पे गई थी, अकेली नहीं गई, सारी जमातें गई थी। इसी तरह हम भी उनके सारे जलसों में गए थे। ये किसी एक को लेकर जाने की बात नहीं है।